अजीत आगरकर और गौतम गंभीर तो इंडियन क्रिकेट को एक तबाही की ओर लेके जा रहे हैं। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट एंड ओडीआईज विद आरजी, जहाँ पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट के कंटेंट, प्री मैच एनालिसिस ऑल ओवर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड मिलेंगे। रिक्वेस्टिंग आप सब लोगों को काइंडली सब्सक्राइब। बात करें अजीत आगरकर और गौतम गंभीर के कॉम्बिनेशन के बारे में, जब से वो उनका कॉम्बिनेशन बना है, इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस नीचे पे नीचे जाती जा रही है। बांग्लादेश होम सीरीज़ के अलावा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सॉइल पर 3-0 वाइट वॉश, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 3-1 हार के आए बुरी तरह। और उन्होंने रोहित और कोहली दोनों को इतना प्रेशराइज़ किया कि बेचारे दोनों रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। और अभी इंग्लैंड टूर की जो टीम सिलेक्ट हुई है, उसमें मुझे तो पता नहीं, मतलब बहुत क्वेश्चन मार्क्स है। आप शामी जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? आप सरफराज जैसे कंसिस्टेंट डोमेस्टिक क्रिकेटर को, सरफराज खान को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? अब गिल, जिसका टेस्ट मैच में उनके एवरेज पे जगह नहीं बन सकती, उनका 35 का एवरेज है, उस पर आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? मुझे तो ज़रा भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनका क्या लॉजिक है ये सब डिसीजंस के पीछे। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शमी के ड्रॉपिंग की। आपका बुमराह को कैप्टन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कहने में आ रहा है वो सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम दूसरे पेसर्स की परफॉर्मेंस देखें, जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, उनका इतना कुछ खास रहा नहीं एक आध दो स्पेल्स के अलावा। सो अगर बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, बाकी के जो 1-2 टेस्ट मैच खेलेंगे उसमें कोई सीनियर बॉलर ही नहीं होगा इंडिया का कोई भी। ये जो सो कॉल्ड प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज और ये लोग स्पीयर हेड करेंगे इंडिया की अटैक। वो तो फिर भी ठीक है, अर्शदीप सिंह को डाल दिया जो कि स्विंग कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जिन्होंने रिसेंटली काउंटी क्रिकेट में भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया था। बट शामी का एक्सपीरियंस के बारे में क्या? उस एक्सपीरियंस बॉलर को ओवरसीज़ कंडीशन में अगर वो आधा आधा भी नहीं हो, आई गेस एटलीस्ट 70% तो फिट है, तो मुझे लगता है कि उनकी सर्विसेज अवेल नहीं करके बहुत बड़ी गलती की है सिलेक्टर्स ने। दूसरी बात है सरफराज खान के बारे में। आप टीम में उसको बेचारे को इसलिए नहीं ले रहे, उसने ऑस्ट्रेलिया में एक फर्स्ट क्लास आई गेस खेला था PM's 11 या किसके सामने, उसमें उसका एक फेलियर हुआ 1 रन के। तो आप उस पर वो कंक्लूड कर रहे हैं कि वो ओवरसीज़ कंडीशन में नहीं चल पाएगा। बाकी अगर होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड के सामने उसने टेस्ट मैचेस खेले थे, उसमें आई गेस वो सबसे बेस्ट बैट्समैन था इंडिया का, उसने कुछ 150 ऑड भी मारा था बैंगलोर में न्यूजीलैंड के सामने फर्स्ट टेस्ट मैच में। सो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लॉजिक है, क्या चल रहा है इंडियन क्रिकेट में। और ये अजीत आगरकर का ये कुछ नया नहीं है, वो जब भी कॉमेंट्री भी करते थे और पहले भी ESPN आई गेस क्रिक इन्फो पे एनालिस्ट एक्सपर्ट थे, तभी भी धोनी को क्रिटिसाइज लगातार करते थे रहते थे। 2016 से 2019 के बीच में काफ़ी उनके स्टेटमेंट्स आते थे धोनी के अगेंस्ट। मुझे लगता है वो सब अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने ज़माने में तो इतने कुछ बड़े क्रिकेटर थे ही नहीं। मे बी उनको सुपरस्टार कल्चर से काफ़ी जेलेसी है वैसे। तो सबसे पहले उन्होंने धोनी के पीछे पड़ना चालू किया, उसके बाद कोहली और रोहित को प्रेशराइज़ किया रिटायरमेंट्स में, और अब एक मीडियोकर कैप्टन को सिलेक्ट किया है, ये कहते हुए कि यंगस्टर चाहिए, यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं शुभमन गिल के बारे में। मेरे हिसाब से तो बहुत ख़राब फैसला है, क्योंकि एटलीस्ट अब बुमराह की अवेलेबिलिटी ठीक है नहीं थी, अब ऋषभ पंत को बना सकते थे। वो एटलीस्ट उनके पास टेस्ट रिकॉर्ड है, उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा खासा है, इंस्पायरिंग है, वो थोड़ा बहुत एग्रेशन भी है उनके पास। और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है IPL परफॉर्मेंस से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं टेस्ट कैप्टनसी। शुभमन गिल का कुछ ऐसे खास फर्स्ट क्लास कैप्टनसी का कुछ रिकॉर्ड मेरे सामने तो मुझे तो नहीं लगता कुछ इतना कुछ खास है। अगर किया भी होगा ये हैंडफुल ऑफ मैचेस में किया होगा। और ओवरऑल वो कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, और उनका टीम में जगह भी नहीं बनता। सो कैप्टनसी के लिए देखो दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो टीम में वो अपनी जगह कैसे कमांड करते हैं, दूसरा है वो उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो इंस्पायर कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं। मुझे तो दोनों में उनका
एक बड़ा क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो उनका कुछ खास रिकॉर्ड है, स्पेशली ओवरसीज़ में। उनका ओवरऑल टेस्ट बैटिंग एवरेज ही 35 का है, और अगर आप इसका ओवरसीज़ में देखेंगे तो वो तो और कम है। हार्डली उनके 2-3 अच्छे नॉक से, सेंचुरी भी है नहीं ओवरसीज़। तो ऐसा प्लेयर जो अपनी टीम में जगह नहीं बना पा रहा, उसको डायरेक्टली कैप्टन बना दिया, और कैप्टन भी उसके कुछ कैप्टनसी स्किल्स भी आईपीएल में, वो तो मुझे पता नहीं, आईपीएल भी स्क्रिप्टेड टूर्नामेंट ही लगता है मुझे तो वो तो, और अगर नहीं भी है, जो भी है आईपीएल भी है, वो आप फॉर्मेट्स कैसे मिक्स कर सकते हो? वो तो आईपीएल में उसको सब अच्छे प्लेयर्स मिले, और उसके बेस पे वो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बनाया, क्यों बनाया, और मुझे रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे खास नहीं नज़र आ रहे। अगर आप ये वाला WTC साइकिल देखेंगे इंडिया का 2025 से 27 तक, तो बहुत टफ असाइनमेंट्स है, स्पेशली अवे कंडीशंस में देखेंगे तो। ये इंग्लैंड का दौरा है, उसके बाद श्रीलंका और न्यूजीलैंड के भी अवे टूर्स है। श्रीलंका भी कुछ ईजी नहीं होगा। इंडियन प्लेयर स्पिन को इतना कुछ अच्छा नहीं खेलते जो 10-15 साल या 10-20 साल पहले खेलते थे। न्यूजीलैंड में तो वाइट वॉश होके चले गए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज़ में। श्रीलंका बहुत आसान नहीं होने वाला है। और रही बात न्यूजीलैंड की, वो तो उसमें तो कुछ वक्त है अब, लेकिन मुझे ओवरऑल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही गिल के अपॉइंटमेंट से। और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट एक बहुत बड़े डिज़ास्टर के टूवर्ड्स जा रही है। और असाइनमेंट्स देखें तो ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज़ भी है ये वाले WTC साइकिल में। सो होम सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी बहुत आसान नहीं होने वाली है। रही बात साई सुदर्शन के सिलेक्शन पर, उनका मैं फ़र्स्ट क्लास एवरेज देख रहा था। उनका हार्डली 30s, लेट 30s में है कुछ फर्स्ट क्लास एवरेज, अराउंड 39, जस्ट 40 के जस्ट नीचे है कुछ। उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो लिस्ट ए में है, और आईपीएल और इसमें अभी रिसेंटली हुआ है 1-2 साल में। और आप उसके वो परफॉर्मेंस के बेस पे आप उनको टेस्ट मैच में ले रहे हैं। मुझे मतलब समझ में नहीं आता है। ये अजीत आगरकर और गौतम गंभीर, अगर ये लोग ने ठान लिए कि उनको एक प्लेयर चाहिए, इनको एक प्लेयर नहीं चाहिए, तो वो कैसे भी रिकॉर्ड्स को इग्नोर करके किसको भी सिलेक्ट करे, किसी को भी निकाल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुझे इसका सच में नहीं पता इसका क्या एंड रिजल्ट आने वाला है, बट ये इंग्लैंड टूर के बाद हम सबको आंसर्स मिल ही जाने वाले। बाकी अगर हम इंग्लैंड और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच देखें जो कल ख़त्म हुआ, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था अपने प्री मैच एनालिसिस में, इंग्लैंड ने कंफर्टेबली जीत लिया टेस्ट मैच। और शोएब बशीर मैन ऑफ द मैच हुए, उन्होंने स्टार परफॉर्मेंस किया। और लेकिन पिच फिर भी जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, काफ़ी बैटिंग पिच थी, और जिम्बाब्वे ने भी इतनी ख़राब बैटिंग नहीं की कुछ। उनके सब बैट्समैन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, एक्चुअली ब्रेन बेनेट ने सेंचुरी मारी, फिर 2-3 लोगों ने हाफ सेंचुरीज वैसे भी मारी। सो ओवरऑल बैटिंग ट्रैक था जैसे प्रेडिक्ट किया था मैंने। और इंग्लैंड के पेसर्स मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो भी जिताने में इंग्लैंड का हाथ था जिसका, वो शोएब बशीर था। पेसर्स ने एक हाथ 2 स्पेल्स अच्छी हुई होगी, बट उनका कुछ इतना खास लग नहीं रहा। सो इंडिया के लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है। और लोग कह रहे हैं मार्क वुड, क्रिस वोक्स भी आ जाएंगे वापस। क्रिस वोक्स का भी इतना भी कुछ वैसे इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं रहे अब तक। वो एंडरसन और ब्रॉड के प्रेजेंस में उनका इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाता था। और मार्क वुड तो बहुत ही ओवररेटेड बॉलर है मेरे हिसाब से, काफ़ी वेवर्ड बॉलर है। और इंडिया के सामने भी उनका काफ़ी बेकार रिकॉर्ड है। सो इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक भी कुछ खास नहीं लग रही है। और मुझे लगता है ये अपकमिंग इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली सीरीज़ हो सकती है। आई मीन अगर पिचेस भी थोड़ी बहुत फ्लैट मिल जाए, और स्पेशली इंग्लैंड की बॉलिंग को कंसीडर करते हुए। सो देखते हैं कैसी पिचेस होती है। बाकी आप सबको अगेन रिक्वेस्ट, मेरे
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल पाए। होप आप सबका संडे अच्छा गुजरे। बाय, टेक केयर।